नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत का सामना इंग्लैंड से जारी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा और इसके साथ ही भारत कल अपना 1000वां एक दिवसीय मैच भी खेलेगा। और राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों की तैयारी के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बल्गारिया में विशेष शिविर के लिए 14 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षण देने की मंजूरी दी। एंटीगा में इस समय अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने जो रन बना लिए हैं वो हैं 37 रन बना लिए हैं और उनके 3 विकेट जो हैं वो इस समय आउट हो गए हैं और ओवर चल रहा है 11वां। मनोज जी, हमारी स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जो काम उन्होंने सेमीफाइनल में किया था, रवि कुमार ने, हमारे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने, उन्होंने यहां भी वही कमाल किया, बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात ये भी अच्छी लग रही है, बहुत सुखद लग रही है कि जैकब बैथेल जो उनके सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे, ऐसे खिलाड़ी बाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मुकाबले में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनका मुकाबला हुआ था उसमें 42 गेंदों पर 88 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो उस खिलाड़ी का इन्होंने विकेट लिया है और वो भी अच्छी सीम मूवमेंट से, और पिछले पांव पर गेंद लगी थी जिस पर वो पूरी तरह से गच्चा खा गए थे। इस तरह से टॉम प्रिस्ट जो कप्तान है उनके, जिनका 73 रन प्रति पारी का औसत चल रहा है, उनको उन्होंने शॉर्ट बॉल पर छकाया, बल्ले के निचले हिस्से से लगकर गेंद विकेटों पर चली गई। तीसरा विकेट मैं अभी तक देख नहीं पाया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि यहां भी उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया होगा। इंग्लैंड 24 साल बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहा है, उनके लिए ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी होगी। हालांकि दोनों ही टीमें जीत के लिए खेल रही हैं। भारत 4 बार का चैंपियन रह चुका है और जिस तरह से आज भारत ने शुरुआत की है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हम मैच को बहुत जल्दी अपने पाले में कर लेंगे। लेकिन हालांकि क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि जब तक लास्ट बॉल न पड़ जाए तो गेम ओवर नहीं होता। देखिए, यही गलती जो है हमने पिछली बार भी की थी बांग्लादेश के खिलाफ। हमने बहुत उनको बच्चा समझ लिया था, लेकिन उन बच्चों ने हमारी ऐसी तैसी कर दी। इसी तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पिछली सीरीज थी, रैंकिंग को देखा जाए तो हम बहुत ऊपर थे, लेकिन उनको भी हमने बच्चा समझ लिया था और हम नतीजा क्या हुआ, 0-3 से हम लोग हार कर आए। लेकिन अब किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टीम भी बहुत अच्छी टीम है। आपके पास 3-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो 26 विकेट चटका रहे हैं, तो उनके पास एक ही गेंदबाज है, स्पिन गेंदबाज रेयान अहमद, लेग स्पिनर है जो 4-4 विकेट 3 मौकों पर चटका चुका है। तो मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अनचेंज टीम का ऐलान किया, क्योंकि फतेह सिंह उनके जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद थी पूरी कि उनको टीम में रखा जाएगा इस मैच में, क्योंकि यहां विकेट काफी स्पिनर्स को मदद कर रही है। भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो रघुवंशी जो है सेमीफाइनल में नहीं चले थे, हरनूर सिंह तो भी नहीं चले थे। हालांकि रघुवंशी आज भी खेल रहे हैं, शाकिब शेख रशीद के साथ वो ओपन बल्लेबाजी करेंगे। उनका चलना बहुत महत्वपूर्ण नजर आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। हरनूर का आपने पहले जिक्र किया, उन पर बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने वहां जब हम पहुंचे थे तो वेस्टइंडीज, तो वहां जो शुरुआती मुकाबले जो होते हैं जिसे कहते हैं वार्म अप मैचेस, वहां सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत हुनर है उनको, हुनरमंद खिलाड़ी हैं, लेकिन यहां उनका जलवा नहीं चला। लेकिन आज उनसे एक अच्छी पारी की उम्मीद है। और बाकी रघुवंशी का आपने जिक्र किया, 45 प्लस का औसत चल रहा है। हमारे ओपनर्स का अगर कुछ भी हो, 20-22 रन हरनूर भी बना रहे हैं, तो 45 का औसत कम औसत नहीं है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बतौर ओपनर औसत चल रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। और वहीं अगर इंग्लैंड का देखें तो वो तीसरा बेस्ट है। जी, अगर इंग्लैंड की बात करें, अगर भारतीय टीम इंग्लैंड को अंडर 200 रोक देती है तो जिस तरह की फॉर्म भारतीय बल्लेबाजों की है, हम रशीद की बात करें, हरनूर की बात करें, हम अपने कप्तान यश ढुल की बात करें, तो शायद यही 3 खिलाड़ी काफी होंगे जिताने के लिए। 200 का स्कोर होगा तो बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन यहां पर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, शुरुआती दौर में आपको विकेट मिले हैं और उसके बाद कोई कब बिल्ड करेगा पारी को। जैसे जॉर्ज थॉमस ने आज जिस तरह से बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज लगाई हैं, और राज्यवर्धन पर एक ओवर में ही उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उसके बाद रवि पर भी उन्होंने 2 बाउंड्री लगाई। तो ऐसा नहीं, हम उनको अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तगड़ी टीम है और 250 रन बनाएंगे तब मजा आएगा, और रोमांचक मैच जीतने का मजा ही कुछ और होता है। और मनोज जी, अगर भारत ये मैच जीत जाता है, खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लेता है, तो यश ढुल उस श्रेणी में आ जाएंगे जहां पृथ्वी शॉ है, जहां उन्मुक्त चांद है और जहां मोहम्मद कैफ है।
जी हाँ, बिल्कुल आपने जो बात कही है, और उसमें मजे की बात ये होगी कि विराट कोहली भी दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, उन्मुख चंद भी दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, और ये भी दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। आज मेरी सुबह इनके पिताश्री से बात हो रही थी, विजय जी से, और साथ में इनके जो कोच थे प्रदीप कोचर, उन्होंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा क्या करना चाहिए, कहते कोई करने की जरूरत नहीं, जैसा कर रहे हैं ऐसा ही करते रहिए, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए उस परफॉर्मेंस को, तो देखिए बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी टीम की। इतने आश्वस्त हैं मतलब पूरा परिवार। इसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय टीम को भी मिलेगा। मैं खासकर उस टीम की बात कर रहा हूं जिसे हम वरिष्ठ टीम और सीनियर टीम कहते हैं, जो कल वेस्टइंडीज के साथ श्रृंखला शुरू हो रही है, उसमें भी होगी। हालांकि चयन तो हो चुका है, लेकिन भविष्य के लिए इसमें से किन खिलाड़ियों को आप भारतीय टीम में देखते हैं? हालांकि आईपीएल में तो बहुत फायदा होने वाला है इन खिलाड़ियों। बिल्कुल, 8 खिलाड़ी जो है आईपीएल के अंदर जो मेन ऑप्शन है उस सूची में है इस टीम के। और अगर आप पिछले वर्षों में देखें तो पिछले वर्ष रवि बिश्नोई जो है वो आज उनको न सिर्फ भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, आईपीएल में उनको एक फ्रेंचाइजी ने होल्ड रखा, अपने पास रखने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रियम गर्ग, कार्तिक त्यागी, यशस्वी जायसवाल, ये सब पिछले जो वर्ल्ड कप था हमारा T20 का, क्षमा कीजिएगा, अंडर 19 का, उसमें ये सब सितारे चमके थे। और अगर आप 2016 का देखें, हम जीत बेशक नहीं पाए, ईशान किशन कप्तान थे, आज भारतीय टीम में खेल रहे हैं। ऋषभ पंत उनके अंडर खेले थे, वो यहाँ खेल रहे हैं। आवेश खान उसमें खेले थे, और उसके अलावा खलील अहमद भी भारतीय टीम में उनको मौका मिल चुका है। 2018 का आपने पृथ्वी शाह का जिक्र किया, जब हम चैंपियन बने थे, उसमें भी शुभमन गिल, कमलेश नगरकोटी और दूसरे शिवम मावी, और इन सभी को भारतीय टीम में चांस मिला है, और कुछ को मिलेगा जल्दी कमलेश नगर। मनोज जी, ये बात तो हुई बल्लेबाजों की। अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो बहुत अच्छे गेंदबाज अंडर 19 क्रिकेट में हमारे को भारतीय टीम में देखने को मिले, और उन्होंने प्रभावित भी हमें किया है। हम बात कर सकते हैं रवि कुमार की, हम बात करते हैं बावा की, और हम बात करते हैं विक्की ओसवाल की। बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और वही प्रदर्शन भारत इस समय दिखा रहा है। जी हाँ, विक्की ओसवाल जो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, उन्होंने निशांत सिंघू और रघुवंशी के साथ मिलकर बहुत ही उम्दा स्पिन बॉलिंग की कमान संभाली है। राज बाबा जो चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, ना सिर्फ बॉलर हैं, बल्कि आज तो उन पर एक कैच भी छूटा है आज उनकी एक गेंद पर। तो थॉमस का अगर वो विकेट मिल जाता, जो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं जो आप कह रहे हैं ना 200 के अंदर, तो वाकई 200 के अंदर सिमट जाता, उनका काम हो जाता। लेकिन युगांडा के खिलाफ इस खिलाड़ी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपना इंडियन रिकॉर्ड बनाया। 162 रन की इन्होंने शानदार पारी खेली। जो शिखर धवन का जो अंडर 19 का जो रिकॉर्ड था सबसे अधिक लंबी पारी खेलने का, वो उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। इस बीच 12वां ओवर खत्म हो चुका है, 44 रन इंग्लैंड के बन चुके हैं, और 3 विकेट जो हैं वो भारत अपनी झोली में डाल चुका है इंग्लैंड के। और उम्मीद हम करते हैं कि भारत उसी तरह से बैटिंग करेगा कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। हालांकि श्रृंखला के बाकी के 2 मैच भी अहमदाबाद में ही होंगे। दिन रात्रि के ये मैच दोपहर 1:30 से खेले जाएंगे। शिखर धवन के कोरोना संक्रमित होने के कारण मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। वहीं ईशान किशन पहले से बायो बबल में है और उनको भी टीम में जगह दी गई है। और खास बात यह है कि भारत कल अपना 1000वां एक दिवसीय मैच खेलेगा, और कोई भी टीम जो है, क्रिकेट टीम की बात करें, वो पहली बार अपना 1000वां वनडे खेलेंगे। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द इंडियन प्लेयर्स। जी हाँ, बिल्कुल यादगार मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में जीत हासिल करना बहुत मायने रखता है। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि हमारे 3 प्लेयर कोविड पॉजिटिव आ गए, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ आपको जिताती रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी जिताया, अब जहां भी जिताएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेंच स्ट्रेंथ आपकी वाकई बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल दुनिया में शायद सबसे अच्छी है। जी, कल का एक ऐतिहासिक क्षण होगा, भारत इतिहास रचेगा। 1000वां मैच, कितने खिलाड़ी गए, कितने खिलाड़ी आए, हमने विश्व कप भी हम लोगों ने जीता, और उस मुकाम तक पहुंचे जहां भी किसी एक टीम को पहुंचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ सफलता की कहानी जो है वो बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बात पर, परफॉर्मेंस पर, क्योंकि यादगार मैच है, ऐतिहासिक पल होंगे, और उसमें हर कोई उसका साक्षी बनना चाहेगा। और जो भी साक्षी बनेगा वो चाहेगा कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। और रोहित शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तो पत्ते खोल ही दिए हैं। ये कह दिया है साफ तौर पर कि उनके जो ओपनिंग पार्टनर हैं वो ईशान किशन होंगे। मयंक अग्रवाल के बारे में उन्होंने कहा कि अभी वो क्वारंटाइन है और उनके पास कोई विकल्प नहीं थे, तो इस वजह से इस मुकाबले में ईशान किशन के बारे में आपको याद होगा, आईपीएल में जब उन्होंने 2-3 मौकों पर जब रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की, तो बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया, और उनकी टीम का, मुंबई इंडियंस का स्कोर जो है
महज 5-5.5 ओवर में 80 के आसपास पहुंच गया था। जी मनोज जी, वेस्ट इंडीज की टीम को हालांकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम आंका जा रहा है क्योंकि शायद वो बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है, लेकिन वहां के सिलेक्टर्स ने कीमर रोच को जो है वो वापस लेकर आए हैं, कीमर रोच को, कि भाई एक अनुभवी खिलाड़ी अगर टीम के साथ जाए तो शायद कुछ अच्छा टीम कर पाए। बिल्कुल, और कुछ प्लेयर उनके जो है ना फास्ट बॉलर आज भी अच्छे निकल रहे हैं, पुराने दौर की याद भी ताजा कराते हैं। जो निप बेकर गेंद होती है ना, जो अंदर की तरफ बहुत तेजी के साथ आती है, जी गैब्रियल ने बहुत अच्छी उसकी शुरुआत की थी। कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला, कीमर रोच कहां गायब हो गए थे पता ही नहीं चला। लेकिन ये जो अलार्मिंग बेल उसने बजा दी है ना इंग्लैंड को हराकर T20 सीरीज में, वो मैं समझता हूं T20 का जो सीरीज होगी भारत के खिलाफ, वो बहुत ही निर्णायक होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं, मैं तो कहूंगा कि 60% उनके चांसेस ज्यादा अच्छे हैं भारत की तुलना में। मनोज जी, कल जब मैच शुरू होगा ओस का अपना एक अलग ही रोल रहेगा, लेकिन भारत की जो कल अहमदाबाद की जो पिच होगी वो किस तरह का बिहेव करेगी? देखिए, यहाँ एक स्पोर्टिंग विकेट है और जैसे जैसे खेल बढ़ता है आगे और स्पिनर्स को भी यहाँ मदद मिलती है, तो यहाँ क्योंकि आपने ओस वाली बात कही है तो हर कोई चाहेगा कि बाद में पहले बॉलिंग करना, ताकि बाद में उसको बॉलिंग ना करनी पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 275 या 300 का स्कोर खड़ा कर देते हैं तो बाद वाली टीम के लिए वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद भारतीय टीम कोलकाता में 16 फरवरी से 3 T20 मैचों की श्रृंखला भी खेलेगी और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि भारत कल अपना 1000वां एक दिवसीय मैच खेलेगा और ये एक ऐतिहासिक पल होगा। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारत ने पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और वो दिन था 13 जुलाई 1974। मैदान था लीड्स। भारत 4 विकेट से मैच हारा था और कप्तान थे अजीत वाडेकर। 100वां मैच जो था वो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 9 सितंबर 1986 को खेला था। भारत 3 विकेट से मैच हारा था। कप्तान थे कपिल देव। मैच हुआ था श्रीनगर में। उसके बाद 200वां वनडे था वो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 20 जनवरी 1992, मैदान सिडनी। भारत 6 रन से यह मैच हारा था। कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। फिर 300वां मैच भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ खेला और उसमें कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। इस तरह से भारत ने 400, 500, 600, 700, 800 और 900 की अगर बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 अक्टूबर 2016 को धर्मशाला में ये मैच हुआ था। धर्मशाला में भारत 6 विकेट से मैच जीता था। महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो इसके कप्तान थे। तो एक भारत का एक लंबा सफर रहा है जीत और हार से भरा हुआ, लेकिन जितने भी कप्तान भारतीय टीम के इस दौरान रहे उनका अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और अपने उस टेन्योर के अंदर उन्होंने टीम को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है, जो आपने सारे अभी इतिहास पढ़ा, काफी मतलब गुदगुदाने वाला है और बहुत यादगार भी है ये। 2002 में भारत ने 500 मैच खेले थे। तो अब देखिए आप कितने वर्ष हुए हैं उसके बाद 20 वर्षों में भारत ने 500 मैच और खेल लिए। ये हालत तब है जबकि T20 का भी दौर आ गया है। तब T20 नहीं हुआ करते थे, मैचेस होते ही नहीं थे, बहुत कम होते थे। टेस्ट मैचेस ही गिनती के हुआ करते थे और कई वर्षों में तक भारत को जो है ना सीरीज जीतने के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब आप देखिए 1931-32 में भारत का जो पहला दौरा था इंग्लैंड का, उसके बाद भारत को विदेश में पहली सीरीज जीत के लिए लंबा इंतजार 1966 तक इंतजार करना पड़ा, जब हम न्यूजीलैंड के दौरे पर जीते थे मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में। इरापल्ली प्रसन्ना ऑफ स्पिनर जो स्टार साबित हुए थे उस सीरीज के। जी, इस बीच इंग्लैंड का चौथा विकेट भी गिर गया है और रन हुए हैं 47 और ओवर है ये 13वां। अब बात हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग में दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस के साथ 8 से 13 फरवरी तक होने वाले मुकाबलों के लिए कल जोहानिसबर्ग रवाना हुई। हालांकि सीनियर फॉरवर्ड ललित उपाध्याय और मिडफील्डर जसकरण सिंह बीमार होने के कारण इस दौरे में नहीं गए हैं और उनकी जगह जो लिया गया है सुमित और गुरसाहिबजीत सिंह टीम का हिस्सा रहेंगे। हॉकी का एक अध्याय शुरू होने वाला है और अब लगातार हमारे को हॉकी के मैच देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है जो भारतीय टीम जिसने ओलंपिक के अंदर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है एक बार फिर अपने रंग में दिखाई देगी। देखिए, दिखाई देनी चाहिए। अब तो खैर अपोजिशन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है क्योंकि फ्रांस है और साउथ अफ्रीका है। इनसे 2-2 मैच भारत को खेलने हैं, लेकिन फ्रांस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे जैसे हमने क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, पिछली बार बांग्लादेश को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, क्योंकि फ्रांस ही वो टीम है जिसने जूनियर वर्ल्ड कप में भारत को खिताब से वंचित कर दिया था, हमें पराजित किया था। उस पराजय का भी हिसाब चुकता करना है, अपने बच्चों का हिसाब सीनियर टीम को।
और अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट ISL में आज बेंगलुरु एफसी का मुकाबला जमशेदपुर से हो रहा है। अंक तालिका में जमशेदपुर 12 मैचों में 6 जीत, 4 ड्रॉ और 2 हार के साथ 22 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है, जबकि बेंगलुरु एफसी 14 मैचों में 5 जीत, 5 ड्रॉ, 2 हार के साथ 20 अंक लेकर चौथे स्थान पर काबिज है। बहुत ही अहम मुकाबला है, खासकर अगर अंक तालिका की बात की जाए, क्योंकि कहां आप स्टैंड करेंगे मैचों के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बेंगलुरु की टीम जो है देखें तो दूसरे स्थान पर और जमशेदपुर नहीं, क्षमा कीजिएगा, चौथे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है जमशेदपुर की टीम। और 9 मुकाबले हुए हैं, 4 मुकाबले जीते हैं जमशेदपुर ने, बेंगलोर ने जीते हैं 2 मुकाबले। और यहां पर 4-3-3 की जो व्यू रचना है उससे खेलती है बेंगलुरु की टीम। और वहीं एक फॉरवर्ड जो अटैकिंग मिडफील्डर होता है उसका इस्तेमाल करती है जमशेदपुर की टीम। तो ग्रेग स्टीवर्ट जो 5 गोल चटका चुके हैं, स्कॉटिश फॉरवर्ड भी हैं, जरूरत पड़ने पर अटैकिंग मिडफील्डर की भूमिका में भी आ जाते हैं, वो उन पर काफी कुछ निर्भर करेगा। और वहीं बेंगलुरु टीम की बात करें तो क्लेटन सिल्वा जो कि ब्राजील के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं और मतलब राष्ट्रीय टीम के तो नहीं है लेकिन ब्राजील से ताल्लुक रखते हैं, फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, 5 गोल कर चुके हैं और थाई लीग में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी रहे हैं। जी, मैं आपकी चर्चा को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि खबर ये आ रही है कि 5वां विकेट भी गिर चुका है इस समय इंग्लैंड का, और मुझे लगता है इंग्लैंड को वापस घर जाने की बहुत जल्दी नजर आ रही है। 13वां ओवर है, 47 रन और 5 विकेट। मैं तो याद सोच रहा हूं कि आज मैं मिठाई क्यों नहीं लाया। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है और ये देखिए कि आप भारतीय टीम जो है टीम वर्क की तरह खेल रही है। इतना वन साइडेड कहते हैं ना कि एक बार 24 घंटे में सरस्वती भी आपकी जुबान पर निवास करती हैं। जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था 200 के अंदर समेटने वाले जा रहे हैं भारतीय टीम इंग्लैंड को, तो मुझे तो कुछ वही लक्षण नजर आ रहे हैं कि 200 या 150 के अंदर ये सिमटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मेन स्टार प्लेयर जो है उनके आउट हो चुके हैं। और मनोज जी, इसके साथ ही लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट में कुछ नए खिलाड़ियों का उदय हो रहा है। मैं बॉलिंग की बात करूं, रवि कुमार 3 विकेट और अंगद बावा जो लगातार चर्चा में रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, इस समय 3 विकेट वो ले चुके हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आधी टीम को पवेलियन भेज दिया है। गजब, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। और अंगद बाबा के लिए तो बहुत ही, मैं कहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनका नाम लेना, क्योंकि इनके दादाजी भारतीय हॉकी टीम के लिए त्रिलोचन सिंह जी ओलंपिक में खेल चुके हैं। ये कनेक्शन बहुत अच्छा, ये अच्छा कनेक्शन है और मैं समझता हूं कि उनका जो पोता है उस परंपरा को बढ़ा रहा है आगे, देश के लिए खेल रहा है और देश के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहा है, और वो भी फाइनल मुकाबले में। और स्पोर्ट्स, एक तरफ हॉकी और एक तरफ आपका क्रिकेट, दोनों ही जो स्पोर्ट्स है दोनों ही खेला है जिसमें भारत अधिक ऊंचाइयों को छूता है और लगातार छूता है, और दोनों ही खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो इस घर से खेल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखा जाए तो 75 वर्ल्ड कप एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसमें भारत ने कुआलालंपुर में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, और 41 साल के बाद भारत ने जो पदक जीता है पिछले दिनों ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, उससे लगता है कि भारतीय हॉकी की जो गाड़ी है वो बिल्कुल सही पटरी पर आ गई है। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बुल्गारिया में विशेष शिविर के लिए 14 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षण देने की मंजूरी दे दी है। 5 से 23 फरवरी तक बुल्गारिया के टेटेवन में यह विशेष शिविर जो है आयोजित किया जा रहा है। इसमें 4 फ्री स्टाइल खिलाड़ी, 4 ग्रीको रोमन पहलवान और 4 साथी खिलाड़ी और 2 कोच जो हैं शामिल हैं। वहीं लखनऊ के साई सेंटर में राष्ट्रीय शिविर में 48 महिला पहलवान प्रशिक्षण ले रखी गए। यानी भारत ने आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, भले ही हम ओलंपिक की बात करें, एशियाई खेलों की बात करें, तैयारियां शुरू कर दी हैं, और हमें लगता है कि यह प्रशिक्षण देना बहुत ही अहम है। तैयारियां बहुत जरूरी होंगी क्योंकि इस साल बहुत बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में तो हम सुनते थे, लेकिन आपने जो टेटेवर का जिक्र किया है तो इसका मतलब है कि अब व्यापक तौर पर भारत को प्रशिक्षण देने की तैयारियां चल रही हैं। सोनीपत में कैंप पुरुषों का शुरू हो चुका है, महिलाओं का कैंप लखनऊ में शुरू हो गया है। तो अब यहां पर मुझे लगता है कि यहां एक सामूहिक प्रयासों से, चाहे वो भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रयास हो, चाहे वो भारतीय कुश्ती संघ के प्रयास हो, चाहे IOA का प्रयास हो, इन सबके प्रयासों से निश्चित तौर पर हॉकी कुश्ती में अब उम्मीद की किरण नजर आई है, क्योंकि कुश्ती ही एकमात्र ऐसा खेल है भारत का जिसमें भारत को 2008 के ओलंपिक से लेकर अब तक लगातार पदक मिले हैं। जी, वहीं एथलेटिक्स से जुड़े 17 खेलों के ट्रायल 9 और 10 फरवरी को देश भर में 8 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। ये ट्रायल भोपाल, पटियाला, सोनीपत, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, लखनऊ, इंफाल और कोलकाता में आयोजित होंगे।
मनोज जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत कम है, चलते चलते हम अपने सुनने वालों को सिर्फ इतना बता दें कि 14 ओवर हो चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 क्रिकेट का विश्व कप जारी है और 5 विकेट इंग्लैंड के आउट हो चुके हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।